हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th 2021-22 बोर्ड्स के बच्चों के लिए हिंदी विषय का एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेमेस्टर 1 का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर को मैंने बच्चों आप लोगों के काउंसिल की तरफ से जारी किए गए स्पेसिमेन पेपर को आधार बना करके ही मैंने इसको तैयार किया है, इस प्रैक्टिस टेस्ट को, जैसे कि आपको एक हेल्प हो जाए और आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। ठीक है, तो मेरा आधार जो है सेमेस्टर 1 के स्पेसिमेन पेपर ही है और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चंस को तैयार करने की कोशिश की है। ठीक है, और जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है कि आपका जो एग्ज़ाम है बोर्ड का 21-22 बच्चों का, तो उन बच्चों का 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम हो रहा है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 1 में आपके एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न आएंगे जो कि आपके 40 नंबर के होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 1.5 आवर मिलेंगे और आपका ये प्रश्न पत्र जो है वो 40 अंकों का होगा, यानी 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये पेपर आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो आज हम लोग इस प्रैक्टिस टेस्ट को ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और स्पेसिमेन पेपर का जो सॉल्व वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो बच्चे उसे देख सकते हैं। और आज हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन ए का पहला प्रश्न है वो 10 अंकों का है। ठीक है, इसमें आपके अपठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश से रिलेटेड आपको 10 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको मैं ये पंक्तियां पढ़ देती हूँ पहले। तो अपनी बुद्धि, विवेक और सूझबूझ के कारण मनुष्य संसार का सबसे उत्तम प्राणी है। अपने भविष्य को सुखी बनाने के लिए उसका बहुत अधिक जागरूक होना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह आय व्यय में उचित तालमेल रखे, तभी तो तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर वाली कहावत बड़ी सार्थक है। भविष्य को सुखमय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आय का एक अंश नियमित रूप से बचाया जाए, जिससे आगे आने वाली आवश्यकता की पूर्ति सरलता से हो सके। इस तरह सीमित खर्च करने वाला व्यक्ति मित व्ययी कहलाता है। अनावश्यक व्यय करके जो व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है वह फिजूल खर्च माना जाता है। वास्तव में मितव्ययिता ही बचत और संचय की कुंजी है। यह अनेक बार कहा गया है कि कोई व्यक्ति कमाने से नहीं बचाने से धनी बनता है। मनुष्य के जीवन में जो आदतें बचपन से पड़ जाती हैं वह किसी न किसी रूप में जीवन भर बनी रहती हैं, इसलिए बचपन में ही मितव्ययिता और बचत की आदतों का विकास आवश्यक है। कुछ बालक जेब खर्च के लिए मिले धन से भी बचत करते हैं। पैसा बचाकर अपनी अपनी गुल्लक जल्दी जल्दी भरने की होड़ लगी रहती है। कहा भी गया है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक पैसा एकत्र करने से धन संचय होता है। अतः बालकों को ऐसी प्रेरणा की आवश्यकता है जिससे वे नियमित रूप से बचत करने की आदत डालें और अपने लिए अनुकूल योजना को अपनाकर धन संचय करते रहें। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य संसार का उत्तम प्राणी क्यों है? ऑप्शंस हैं, बुद्धि और विवेक के कारण, सज्जनता और ईमानदारी के कारण, बुद्धि विवेक और सूझबूझ के कारण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों पहली ही पंक्ति में दिया हुआ है कि अपनी बुद्धि, विवेक और सूझबूझ के कारण मनुष्य संसार का सबसे उत्तम प्राणी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, सी। दूसरा प्रश्न है, आय और व्यय में क्या बनाकर रखना चाहिए? ऑप्शन से अनुचित मेल, उचित मेल, नियमित मेलजोल और उचित तालमेल। ठीक है, तो यहाँ आपके उत्तर में है कि वह आय व्यय में उचित तालमेल बनाकर रखे एक सुखमय जीवन के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर कहावत का अर्थ बताइए। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके, सामर्थ्य के अनुसार ही व्यय करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक खर्च करना चाहिए, चादर लंबी करनी चाहिए, सामर्थ्य से अधिक व्यय करना चाहिए। ठीक है, तो ये पंक्तियां जो हैं, ये कहावत यहाँ पर आपको दिया हुआ है और इसका अर्थ होता है कि आपकी चादर जितनी लंबी है उतना ही लंबा पैर फैलाइए, नहीं तो आपको ठंड लगेगी। ये सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे कि जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी क्षमता है, उतना ही आपको खर्च करना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके हैं, सामर्थ्य के अनुसार ही व्यय करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक खर्च करना चाहिए, चादर लंबी करनी चाहिए, सामर्थ्य से अधिक व्यय करना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सामर्थ्य के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भविष्य को सुखमय बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शंस हैं, आय से अधिक व्यय करना चाहिए, आय का एक अंश नियमित बचाना चाहिए, आवश्यकता से अधिक व्यय करना चाहिए, भौतिक सुख साधनों का संचय करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या करना चाहिए ये प्रश्न है। तो आय का एक अंश नियमित रूप से बचाया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी, कि आय का एक अंश नियमित रूप से बचाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावश्यक व्यय करने को क्या कहते हैं? फिजूल खर्च, शाह खर्च, मित व्ययिता, कम खर्च। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पंक्तियों में ही दिया हुआ है, यहाँ पर अनावश्यक व्यय करके जो व्यक्ति धन का दुरुपयोग करते हैं उन्हें हम फिजूल खर्च माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, फिजूल खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मितव्ययिता का अर्थ बताइए। ऑप्शंस हैं, अधिक खर्च, फिजूल खर्च, सीमित खर्च, अपव्यय। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर है आपका कि सीमित खर्च करने वाला व्यक्ति ही मितव्ययी कहलाता है, यानी सीमित खर्च। मितव्ययिता का क्या अर्थ हो गया बच्चों? सीमित खर्च, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ही बचत और संचय की कुंजी है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, अपव्यय, फिजूल खर्ची, आमदनी और मितव्ययिता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बचत और संचय की कुंजी है मितव्ययिता। ठीक है, तो मितव्ययिता ही बचत और संचय की कुंजी है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में ही किन आदतों का विकास आवश्यक है? ऑप्शंस हैं, अमितव्ययिता और बचत, मितव्ययिता और बचत, अनुशासनहीनता और खर्चीला, अकर्मण्यता और बचत। ठीक है, तो बचपन में ही किन आदतों का विकास हो जाना चाहिए? यहाँ पर है आपको बच्चों, ये है मनुष्य जो है जीवन में आते बचपन से ही पड़ जाती हैं, किसी न किसी रूप में जीवन भर रहती है, इसलिए बचपन में ही मितव्ययिता और बचत की आदतों का विकास आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मितव्ययिता और बचत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में क्यों होड़ लगी रहती है? ऑप्शंस हैं, गुल्लक भरने की, घड़ा भरने की, व्यय करने की और बचत करने की। तो यहाँ पर आपका आंसर आपको यही मिल जाएगा बच्चों, पैराग्राफ में ही, कि कुछ बालक जेब खर्च के लिए मिले धन से भी बचत करते हैं, पैसा बचाकर अपनी अपनी गुल्लक जल्दी जल्दी भरने की उनमें होड़ लगी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुल्लक भरने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक बूंद से क्या भरता है? ऑप्शंस हैं, बर्तन, बाल्टी, घड़ा और तालाब। तो इसका आंसर भी आपको यही मिल जाएगा, ये है आपका एक एक बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन ए का पहला प्रश्न था अपठित गद्यांश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्याकरण भाग का। व्याकरण भाग में भी आपके 10 नंबर का प्रश्न आएगा, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। इसके पहले की परीक्षाओं में बच्चों 8 नंबर के ही प्रश्न आपके आया करते थे, बट इस बार से आपको 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार बताएं। पहला है, विलोम शब्द लिखें। अपव्ययी का विलोम बताइए। अपव्ययी का आपको विलोम बताना है। ठीक है, ऑप्शन से खर्चीला, मितव्ययी, अनुपयुक्त, आय। ठीक है, तो अपव्ययी यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, तो इसका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, मितव्ययी जो सीमित खर्च करता हो। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची बताइए। आकाश का पर्यायवाची बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन है, अनुपम, निरूपम, अनुग्रह, अनुकंपा, अंबर, व्योम, अंबर, वसन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, इससे आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बट बच्चों यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंबर और व्योम, क्योंकि अंबर और वसन जो है वो कपड़े को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बताइए। प्रभु का भाववाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन है, प्रभुत्व, स्वामित्व, साधु, प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर त्व प्रत्यय के प्रयोग से यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। शब्दों को शुद्ध करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवित्री को शुद्ध करें। ऑप्शन है, कविता, कवि, कवित्री, कविताकार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कवित्री।
कवित्री नहीं कहते, शुद्ध शब्द है कवित्री। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुहावरे का अर्थ बताइए। मिट्टी का माधो का अर्थ बताइए। ऑप्शन है विद्वान, अज्ञ, नीरा, मूर्ख, अनपढ़। ठीक है, तो मिट्टी का माधो जिसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान हो, बेवकूफ़ हो, उसको कहते हैं नीरा मूर्ख। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी का माधो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशानुसार वाक्य शुद्ध करें। गीतिका नृत्य करती है, वाक्य को भविष्य काल में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो ये आपका वर्तमान काल में है, इसको भविष्य काल में चेंज करना है। ऑप्शंस हैं आपके, गीतिका नृत्य करती थी, गीतिका नृत्य करेगी, नृत्य करती थी गीतिका, गीतिका शायद नृत्य करती है। तो यहाँ पर भविष्य काल में आपका हो जाएगा गीतिका नृत्य करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आप सभी बच्चे इसको सॉल्व करते चलिए मेरे साथ साथ ही, तो आपका भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग का विशेषण बताइए। ठीक है, विशेषण बताना है आपको। तो ऑप्शंस हैं आपके, निरोग, रोगी, राग और भोगी। ठीक है, तो रोग का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा रोगी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ई प्रत्यय के प्रयोग से विशेषण बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द बताइए। कुंभकार का तद्भव बताना है आपको। ऑप्शंस हैं कुंभकार, कर्म, कुहार और काश्तकार। ठीक है, तत्सम और तद्भव यहाँ पर है, तो ये आपको तत्सम का शब्द दिया है और तद्भव बताना है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुंभकार। ठीक है, तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखें जिसकी तुलना न की जा सके। ऑप्शंस हैं आपके, अलौकिक, अनुपम, अनिवार्य और अतुलनीय। ठीक है, यानी जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकी, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, अतुलनीय। ठीक, करेक्ट बच्चों। आगे चलते हैं, वचन बदलें। ठीक है, एक वचन, बहुवचन हिंदी में होते हैं, तो आँख का वचन बदलना है आपको। ऑप्शन है अखड़ियाँ, आँखों, आँखें और अखियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आँख जो है एक वचन है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा आँखें। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक था बच्चों आपका व्याकरण का भाग, यानी सेक्शन ए के दोनों ही प्रश्न जो कि 20 नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन बी में बच्चों आपके 4 बुक्स हैं आपके, हिंदी साहित्य सागर गद्य, हिंदी साहित्य सागर पद्य और नया रास्ता, एकांकी संचय, जो कि 4 बुक्स हैं। इनमें से कोई 2 बुक्स ही आपको सेलेक्ट करने हैं, या 2 बुक्स जो भी आपके स्कूल में फॉलो हो रही हैं उनके ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने चारों ही बुक्स के क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं, बट आप किसी भी 2 बुक के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न है आपका साहित्य सागर शॉर्ट स्टोरीज से। ये भी आपका 20 नंबर का प्रश्न भाग है, यानी कि गद्य से आपका 10 नंबर का और पद्य से 10 नंबर, 10 नंबर नया रास्ता सबके हैं, तो 20 नंबर को ही करना है आपको 2 किसी बुक से। ठीक है, तो पहला आपका शॉर्ट स्टोरीज से है। तो कहानी की पंक्तियां पढ़ते हैं हम लोग। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। ठीक है, तो पंक्तियों से लग रहा है कि ये नेताजी का चश्मा कहानी के ही अंश हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, हालदार साहब हर 15वें दिन कहाँ से गुजरते थे। ठीक है, ऑप्शन है शहर, कस्बा, गांव, मेट्रो। ठीक है, तो शुरू में ही कहानी के है कि कस्बे से गुजरते थे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका ने किसकी प्रतिमा लगवाई। ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो नगर पालिका ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कस्बे में कितने सिनेमा घर थे। ऑप्शंस हैं 2 ओपन एयर सिनेमा घर, 4 ओपन एयर सिनेमा घर, 1 ओपन एयर सिनेमा घर, 3 ओपन एयर सिनेमा घर। ठीक है, तो ये कहानी में जितने भी डिस्क्रिप्शंस होते हैं बच्चों, उसको आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कस्बे में 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है सिया राम शरण गुप्त, स्वयं प्रकाश, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति को देखते ही डैश चलो याद आता था। ऑप्शंस है दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और लखनऊ। तो नेताजी का एक नारा था, यहाँ पर उसे ही भरना है। तो क्या है यहाँ पर, दिल्ली चलो, ये नेताजी का नारा था जिसका उल्लेख कहानी में किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मतलब क्यों चेंज कर देता है? कथन का वक्ता कौन है? ऑप्शन है पान वाला, हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला, मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हालदार साहब जो है पान वाले से ये प्रश्न कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर वक्ता यानी कहने वाला कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हालदार साहब चश्मे वाले से पूछते हैं ये चीज़। ठीक है, तो वक्ता हो गए हालदार साहब, ऑप्शन बी सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति किस चीज़ से बनी थी? ऑप्शन है मिट्टी, सोना, संगमरमर, पीतल। ठीक है, तो पूरी कहानी ही आपकी बेस्ड है मूर्ति के ऊपर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, संगमरमर से बनी थी मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज तुम्हारे नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं है, कथन में तुम्हारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शंस हैं पान वाला, कैप्टन चश्मे वाला, हालदार साहब और मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हालदार साहब ही जो है वो पान वाले से ये प्रश्न करते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे शब्द का प्रयोग जो है वो पान वाले के लिए उन्होंने किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मूर्ति की आंखों पर छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। ऑप्शंस हैं चौड़ा काला फ्रेम, संगमरमर का, प्लास्टिक का और सरकंडे का। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग है बच्चों, इसलिए क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आपको आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये लाइन को ध्यान रखिए कि मूर्ति की छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, तो ये कहानी की अंतिम पैराग्राफ में ये पंक्तियाँ दी हुई हैं। मूर्ति की आंखों पर छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, किसका बना हुआ रखा था? सरकंडे का बना हुआ। ठीक है, क्योंकि उसमें चश्मे का जो फ्रेम है वो बदलता रहता है, लेकिन लास्ट की जो पंक्तियां हैं वो यही कह रही हैं कि चश्मा रखा हुआ था, तो सरकंडे से बना हुआ, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मूर्तिकार का क्या नाम था? ऑप्शन है मोहनलाल, सोहनलाल, मोतीलाल और दयालाल। ठीक है, तो मूर्तिकार का नाम था मास्टर मोतीलाल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके शॉर्ट स्टोरीज के 10 प्रश्न, इसको आप सॉल्व कीजिए और इसी के आधार पे आप और अन्य जो चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चंस को फ्रेम कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट भाग है आपका साहित्य सागर पोयम्स का। ठीक है, इसकी पंक्तियां पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी 10 नंबर का है और 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पंक्तियां हैं पोयम की, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। ठीक है, तो ये पंक्तियां जो हैं स्वर्ग बना सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? ऑप्शंस हैं छायावादी, छायावादोत्तर, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा, छायावादोत्तर। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन की वीडियो में सारी चीज़ें लेखक के संबंध में, कवि के संबंध में बताई हुई हैं, तो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत कविता दिनकर जी की किस रचना से ली गई है? ऑप्शंस हैं परशुराम की प्रतिज्ञा, रश्मिरथी, रेणुका, कुरुक्षेत्र। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र काव्य का अंश है, ये स्वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत का अर्थ बताइए। ऑप्शंस हैं बेची हुई, लाई हुई, खरीदी हुई, खर्च की हुई। तो कृत का अर्थ होता है खरीदी हुई। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता की राह रोककर कौन खड़ा है? ऑप्शंस हैं पेड़, पर्वत, मनुष्य और समुद्र। ये कविता की पंक्तियों में ही दिया हुआ है, तो मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दिनकर जी किस सभा के सदस्य रहे? ऑप्शन है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य परिषद। ओके, तो यहाँ पर दिनकर जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिनकर जी को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शंस हैं आपके रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का बड़ा पुरस्कार माना जाता है, तो यहाँ पर दिनकर जी को उर्वशी के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकीर्ण का अर्थ बताइए। ऑप्शंस हैं गिरा हुआ, फैला हुआ, उठा हुआ और झुका हुआ। ठीक है, तो विकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार मनुष्य परस्पर किस में फंसा हुआ है? ऑप्शंस हैं शंका और भय में, दुख और सुख में, लाभ और हानि में, दया और माया में। ठीक है, तो ये कविता की ही पंक्तियां हैं बच्चों, तो इसमें आपके लिखा हुआ है कविता में कि मनुष्य जो है परस्पर शंका और भय में फंसा हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी के माता पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है नीरू और नीमा, आत्माराम दुबे और हुलसी, श्री रवि सिंह और श्रीमती मनोरूपा देवी, रामदास और जमुनाबाई। ठीक है, तो दिनकर जी के माता पिता का नाम श्री रवि सिंह और श्रीमती मनोरूपा देवी था। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो बिहार, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका बी, बिहार के सिमरिया जिले में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपके साहित्य सागर पोयम और साहित्य सागर शॉर्ट स्टोरीज, ये दो आपके पार्ट हैं। तो इन दो बुक्स को जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया है, यहाँ तक के प्रश्नों के उत्तर वो दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने बाकी के दो बुक्स में से कुछ सेलेक्ट किया है तो उनके स्कूल में वो फॉलो होती है, तो उसके भी प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, तो उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ ही साथ सॉल्व भी करते चलिए बच्चों। ठीक है, तो नया रास्ता जिन बच्चों ने लिया है उनके लिए है। यहाँ पर उपन्यास की पंक्तियाँ हैं। उसने विवाह का सपना देखना ही छोड़ दिया, उसके सामने इतनी लंबी जिंदगी पड़ी थी जिसका वह एक क्षण भी व्यर्थ होने देना नहीं चाहती थी। ठीक है, ये पंक्तियां हैं उपन्यास की और इससे रिलेटेड आपके प्रश्न हैं। उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, ममता कालिया, सुषमा अग्रवाल, कृष्णा सोपती। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुषमा अग्रवाल हैं ये उपन्यास की लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीलिमा कौन है? उपन्यास की नायिका, मीनू की बहन, मीनू की सहेली, अमित की बहन। ठीक है, तो मीनू ये इस उपन्यास की नायिका है और नीलिमा जो है मीनू की सहेली है, उसकी फ्रेंड है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन से मीनू की क्या बनने की इच्छा थी? ऑप्शंस है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और शिक्षिका। ठीक है, तो मीनू की क्या बनने की इच्छा थी? ऑप्शन सी वकील बनने की इच्छा थी। यहाँ पर बच्चों उपन्यास में आपको शुरू के 13 अध्यायों में से ही प्रश्न आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड ही प्रश्नों को मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते बच्चों। लेखिका का जन्म कब हुआ? ऑप्शंस हैं 21 जुलाई 1953, 21 जुलाई 1955, 22 जुलाई 1955, 24 जुलाई 1964। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 21 जुलाई 1953। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनू ने कहाँ दाखिला लिया था? ऑप्शंस है मेरठ, मीरापुर, सीतापुर और कानपुर। ठीक है, वकालत पढ़ने के लिए मीनू ने मेरठ में दाखिला लिया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मीनू के पिता कौन है? ऑप्शंस है दयाराम, मायाराम, धनीमल और अशोक। ठीक है, तो मीनू के पिता का नाम दयाराम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनीमल विवाह में अपनी बेटी के नाम क्या करना चाहते थे? ऑप्शंस है मकान, फ्लैट, जमीन और कार। धनीमल की बेटी थी सरिता, तो वो उसके विवाह में फ्लैट देना चाहते थे। ठीक है, एक फ्लैट उसको गिफ्ट करना चाहते थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करोगी? कथन का वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके अमित मीनू से, अमित आशा से, अमित नीलिमा से, अमित सरिता से। ठीक है, तो मीनू को जब देखने जाता है अमित, तब ये प्रश्न उससे वो करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अमित वक्ता है और मीनू श्रोता है। ठीक है, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है? वक्ता यानी बोलने वाला। ऑप्शंस हैं आपके अशोक, अमित, रोहित, मनोहर। ठीक है, तो ये विवाह का दृश्य है, उसमें जब मीनू गाना गाती है तो उस समय का ये भाग है। तो यहाँ पे अमित उसकी तारीफ करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति का अर्थ बताइए। ऑप्शन है भूल जाना, याद, स्मरण, आभास, मग्न। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, याद और स्मरण। ठीक है, यानी स्मृति का मतलब होता है याद और स्मरण। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका नया रास्ता से रिलेटेड प्रश्न। तो जिन बच्चों ने इस बुक को सेलेक्ट किया है उसके आंसर ये दे सकते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एकांकी संचय। ठीक है, एकांकी संचय का क्वेश्चन है आपका और उसकी पंक्तियां हैं आपको, वो हम पढ़ते हैं।
जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। ये पंक्तियां किस एकांकी की हैं? संस्कार और भावना, विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। उपर्युक्त वाक्य कौन सोच रहा है? तो ये प्रारंभिक लाइनें हैं और इसके ऑप्शंस देखते हैं, माँ, उमा, भाभी और अतुल। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, उमा। उमा जो है स्टार्टिंग में ही ये बातें जो है वो कोई किताब पढ़ते हुए सोचती रहती है और अपने मन में बुदबुदाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविनाश कौन है? ऑप्शंस है, माँ का छोटा पुत्र, उमा का पति, माँ का बड़ा बेटा या माँ का बड़ा पुत्र, पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर अविनाश जो है वो माँ का बड़ा पुत्र है, बड़ा बेटा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविनाश को कौन सी बीमारी हुई थी? ऑप्शंस हैं, हैजा, पेचिस, टाइफाइड और कैंसर। ठीक है, तो अविनाश को हैजा की बीमारी हुई थी, ये एकांकी में ही आपके दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। माँ को किससे अविनाश की बीमारी का पता चला? ऑप्शन हैं, उमा से, अतुल से, मिश्रानी से और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर माँ को अविनाश की बीमारी मिश्रानी से पता चलता है उसके संबंध में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। वे फौलाद के समान हैं कथन में वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन हैं, अविनाश, अतुल, राम सिंह, अविनाश के पिता। ठीक है, तो यहाँ पर अतुल जो है अपने भाई अविनाश के संबंध में ये बातें कह रहे हैं, तो ये कथन यहाँ पर वे शब्द का प्रयोग अविनाश के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माँ किस काल की महिला थी? ऑप्शन हैं, आधुनिक काल, प्राचीन काल, वर्तमान काल और संक्रांति काल। ठीक है, तो ये शुरू में ही एकांकी के दिया हुआ है कि माँ जो है वो संक्रांति काल की महिला थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नहीं बचेगा, उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, यहाँ किस में किसे बचाने की शक्ति है? ठीक है, तो ऑप्शंस है, माँ में अतुल को, माँ में अविनाश को, माँ में उमा को, माँ में अतुल को, उमा में अतुल को। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं आपके। तो लास्ट में माँ जो है ये बातें कहती है कि उसको बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, यानी माँ में अविनाश को बचाने की शक्ति केवल उसी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मम ही नहीं कायर भी, जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है। प्रस्तुत कथन का वक्ता और श्रोता कौन है? ऑप्शंस हैं आपके, अतुल ने उमा से कहा, अतुल ने माँ से कहा, अविनाश ने माँ से कहा, उमा ने माँ से कहा। ठीक है, तो ये बातें जो है एकांकी में अतुल जो है अपनी माँ से कहता है कि तुम में संस्कारों को तोड़ने की हिम्मत नहीं है, तो अतुल के ये कथन है, अतुल वक्ता है और श्रोता है माँ। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है, प्रस्तुत वाक्य का वक्ता कौन है? ऑप्शंस हैं आपके, उमा, अतुल, अविनाश, अविनाश की पत्नी। ठीक है, तो ये पंक्तियां जो हैं अविनाश ने एकांकी में कही थी अपनी माँ से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकांकी का उद्देश्य संस्कारों पर डैश की विजय दर्शाना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, भावनाओं की, परंपराओं की, मान्यताओं की और रूढ़ियों की। तो पूरी जो एकांकी है वो संस्कारों पर भावनाओं की विजय को प्रदर्शित करती है। ठीक है, संस्कार और भावना, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रश्न थे एकांकी संचय से। आपको मालूम है बच्चों कि सेमेस्टर 1 में एमसीक्यू बेस्ड आपके प्रश्न आ रहे हैं। किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं सेक्शन ए से आपको 20 और सेक्शन ए से 20 प्रश्नों के। ठीक है, किन्हीं 2 बुक को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपके काउंसिल की तरफ से जो स्पेसिमेन पेपर जारी हुए हैं हिंदी विषय के, उसके अकॉर्डिंग ही, उसको आधार बना करके ही मैंने आपके लिए ये पेपर तैयार किया है। इसे आप प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप और भी अच्छे से बाकी चैप्टर्स को आप उसके क्वेश्चंस को फ्रेम कीजिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका पेपर कंप्लीट हो गया, मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपको मैंने पेपर करा दिया, सारा कंप्लीट हो गया। ये पेपर मैंने आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए, आपके सेमेस्टर 1 के पेपर के लिए एक आइडिया हो जाए। ठीक है, और आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं। आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।